before I start, I would like you all to do something with me together. For a few seconds, all of you start making random noise. All of you. With me, please. Ooh, hi, ooh, please, as loud as you can. Okay, fine. Great, great, great. Wonderful. Okay, now let's sing a song together. Anybody can start and then immediately everybody will catch up. Anyone? Pakistan, ja, ja, Pakistan, dil, dil, Pakistan, ja, ja, Pakistan. Okay, मुझे ये बताएं कि पहले जो आपने नॉइस क्रिएट किया, आप बता दें आपको क्या समझ आया? उसे कोई लफ्ज़ कोई कोई चीज़ समझ आई जो सेंस बनाती हो? नहीं, राइट? आपको सर जो पहले हमने शोर मचाया उसमें आपको कोई लफ्ज़ समझ आया कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, राइट? सो डिफरेंस किस चीज़ का था? आप पहले वाली साउंड हमने क्रिएट की और बाद में साउंड, दोनों केसेस में हमने साउंड्स क्रिएट की, राइट? लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था? Second one was clear, very good, right? The first one was also a mix of noise, but it was not making sense. There was no clarity in it. Nobody could make a sense out of it. And the second one, as soon as the first word was uttered, everybody was in sync, right? Everything was in harmony, and then immediately everybody could understood कि अच्छा ये क्या बात हो रही है, ठीक है? अच्छा, please slide next. Good. Noise versus music. Anybody can answer the question कि क्या difference हो सकता है इसमें? जब हम noise create करते हैं तो वो भी basically sound ही होती है, right? लेकिन again वही वाली बात जो अभी हमने की कि उससे आप कोई सेंस नहीं बना पाते, आपको समझ नहीं आती कि ऑब्जेक्टिव क्या था उस नॉइस का, जबकि म्यूज़िक कॉम्बिनेशन है उन्हीं साउंड्स का, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ है? एक पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है, एक रिदम है, जिसकी वजह से आप इंस्टेंटली उससे कनेक्ट कर पाते हैं. गॉट इट? और यही चीज़ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. अगर मैं आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री दिखाऊं 1 घंटे की अबाउट द माइग्रेशन ऑफ पेंगुइन्स अक्रॉस द आर्टिक लैंड, ठीक है, और उसमें फोकस किसी एक कैरेक्टर पे नहीं है, आपको नज़र आ रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पेंगुइन्स है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और वो 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है जो कि उनकी पूरी जर्नी को कैप्चर कर रही है. वर्सेस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अगर मैं वही माइग्रेशन की जर्नी आपको सुनाऊं थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस लिटिल कैरेक्टर एंड विथ हिज मदर, ये भी पेंगुइन्स हैं, लेकिन अब जो स्टोरी हम नरेट कर रहे हैं वो इन दोनों के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, ठीक है, और इनके थ्रू हम दिखा रहे हैं कि इनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो उन चैलेंजेस को कैसे टैकल कर रहे हैं और इमीडिएटली किस तरह से अपने शॉर्ट और लॉन्ग चैलेंजेस को कवर करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं. तो इन दोनों में से आपको कौन सी ज़्यादा जो स्टोरी है या जो फॉर्मेट है, कौन सा ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा? सेकंड वन. अच्छा, दोनों में एक ही चीज़ बताई जा रही है, तो क्या इसमें क्या डिफरेंस हुआ? एग्जैक्टली कि बजाय
मैं 1000 पेंगुइन्स पे फोकस रखूं, अगर मैं 2 पेंगुइन पे फोकस करके एक स्टोरी बताता हूं तो इवेंचुअली वो स्टोरी उन 1000 पेंगुइन्स ही की होती है, राइट? लेकिन अब आपका फोकस है 2 कैरेक्टर्स के ऊपर, और उस 2 पेंगुइन के साथ एसोसिएट करना ज़्यादा आसान होता है. यू कैन कनेक्ट, यू कैन रिकॉल, बाद में भी वो स्टोरी को अगर आपने दोबारा किसी को सुनानी है तो इट इज़ अलॉट ईजियर, राइट? नेक्स्ट प्लीज. दोनों केसेस में आइदर इन द केस ऑफ नॉइज वर्सेस म्यूजिक और इन द केस ऑफ अ प्रॉपर स्टोरी वर्सेस अ लॉन्ग नरेशन, ठीक है, दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है वो किस चीज़ का है? स्ट्रक्चर का. जब आप चीज़ों को स्ट्रक्चर देते हैं, चाहे वो डिज़ाइन के थ्रू दें, चाहे वो म्यूज़िक के थ्रू दें, चाहे वो राइटिंग के थ्रू दें, तो उससे क्या होता है कि चीज़ें आपको सिस्टमेटिकली नज़र आती हैं. ओके, कि दिस इज़ ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, और इवेंचुअली क्या होता है कि आप खुद से एंटिसिपेट करना शुरू हो जाते हैं कि जब फर्स्ट फेज़ के बाद सेकंड फेज़ में क्या हो सकता है, ठीक है, आपको हिंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, आप खुद से स्टोरी को कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं. तो ये एक बुनियादी फ़र्क है स्ट्रक्चर का, ठीक है. नेक्स्ट प्लीज. अब क्योंकि टाइम कम है, मैं क्विकली इसको समराइज़ करता हूँ कि स्टोरी टेलिंग, जब हम ब्रांड्स की स्टोरी टेलिंग करते हैं तो उसमें ये स्ट्रक्चर कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. एज यू कैन सी, most companies waste enormous amount of money on messaging, content writing, advertising, marketing, right? हज़ारों डॉलर्स खर्च किया जाता है हर ब्रांड अपना उसके अपने प्रमोशन के ऊपर, अपनी मार्केटिंग के ऊपर. लेकिन क्या वजह है कि कुछ ब्रांड्स सक्सेसफुल होते हैं और कुछ ब्रांड्स करोड़ों लाखों स्पेंड करने के बावजूद भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते? उसकी बेसिक वजह भी ये है नॉइज़, राइट? नेक्स्ट प्लीज. ये 2 ब्रांड्स का आप एक विजुअल सामने देख रहे हैं, एक नाइकी का, दूसरा एक रैंडम ब्रांड का. दोनों एक मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं. एक पे क्या लिखा हुआ? जस्ट वन लाइनर, एंड व्हाट इज दैट? फाइंड योर ग्रेटनेस. सेकंड में क्या है? And now you have started reading. There is a lot of cognitive load on you, right? And in current age and time, our attention span is very limited. जब आप इतनी information पढ़ना शुरू करेंगे तो eventually chances are कि आप बीच में ही छोड़ दें उसको. आप bother नहीं करेंगे यार, आपके पास इतना time नहीं है कि आप ये मैसेज पढ़ना शुरू कर दें. तो जो हम नॉइज़ की बात कर रहे थे, वो नॉइज़, ये भी एक तरह का नॉइज़ है, ठीक है ना? तो नॉइज़ ऑफ मैसेजिंग, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है. ये अगर आप YouTube पे नाइकी का ऐड देखेंगे तो अच्छा, आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि नाइकी बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है ना, इसलिए वो वोट कर सकता है एड्स बनाना. ये बात नहीं है. अगर आप ये ऐड देखेंगे तो आई वुड से कि दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट ऐड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू. दिस सिंगल कैरेक्टर, वन कैमरा एंड दैट्स इट. इतना ये लो बजट ऐड है, लेकिन इतना इफेक्टिव है कि आप हैरान हो जाएं कि यार ये किस तरह से ये कनेक्ट कर रहे हैं आम बंदे से. अपनी जो ब्रांड की एक पर्सपेक्टिव है, उसका एक नैरेटिव है वर्सेस दिस. तो इसकी वजह भी यही है कि हमारे बहुत सारे ब्रांड्स जब अपना मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो वो इतना ज़्यादा एक वक्त में बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, हम उनसे बेहतर हैं, हम नंबर 1 हैं, और इन द प्रोसेस you create so much noise that you forget that audience cannot or might not be reading or connecting with your message. And this is, I would say, 80-90% of the companies make the same mistake. अभी एक हफ्ते पहले की बात है कि मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा था. उनकी कोई 3 केस स्टडीज़ बनानी थी
और उस केस स्टडी के अंदर उन्होंने कोई 7-8 पेजेस का कंटेंट रेडी किया हुआ था, और वो सारा कंटेंट बड़ा सेल्फ सेंटर्ड था और सेल्फ फोकस था कि हम तो ये हैं, हम इतनी बड़ी कंपनी है, हम आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मेरा इमीडिएट जो रिएक्शन था वो यही था कि यार लोगों के पास टाइम नहीं होता, नंबर वन। अगर टाइम हो भी वो बॉदर नहीं करेंगे कि आपकी केस स्टडी के लिए वो 7 पेजेस पढ़ें। तो it would be a lot better if you reduce it to 3 pages and reduce the content, make it into bullet points and stay very focused. That's the only way you can make your audience connect with your story. ठीक है? Next please. अच्छा, जब हम अपने ब्रांड्स, कोई भी ब्रांड जब अपना कोई स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा होता है क्लाइंट को या कस्टमर्स को, तो उसके अंदर अगेन जो अभी हमारी बात हुई, एक दो गलतियां करते हैं। नंबर वन मिस्टेक क्या है कि वो फोकस उनका इधर उधर हो जाता है। उनको एग्जैक्टली ये आइडेंटिफाई करने में शायद मुश्किल होती है, या वो थोड़े टनल विजन होते हैं, इसलिए उनको वो अपना वो जो एक फोकस है, क्लियर फोकस, वो नहीं कर पाते। एक, ठीक है। और दूसरा वो ये भी भूल जाते हैं कि हमारा जो ब्रांड है वो क्या इन दो चीज़ों को एड्रेस कर रहा है, सर्वाइव एंड थ्राइव। इवेंचुअली दुनिया की सारी जो मतलब अगर आप स्टोरीज देखें या पढ़ें, वो घुमा फिरा के इन दो पॉइंट्स पे आती हैं, द स्टोरी ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, आगे करें प्लीज। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्विकली कनेक्ट करता हूँ कि ब्रांड्स की जो स्टोरी टेलिंग है, वो उसके अंदर स्टोरी टेलिंग हम क्यों स्टोरी टेलिंग हम करते क्यों हैं? हम सीधा सीधा अपना प्लेन वर्ड्स में अपना मैसेज बता सकते हैं, तो हमेशा हम स्टोरी टेलिंग का सहारा क्यों लेते हैं? और क्यों बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग हमेशा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है अपनी ब्रांड की स्टोरी को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए? तो पिछले कोई 5-6 सालों से हम एक फ़िल्म पे काम कर रहे थे, और उसकी जब हम स्टोरी लिख रहे थे, तो इवेंचुअली क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो आप ये रियलाइज़ करते हैं कि यार जितनी भी फिल्म्स हम देखते हैं, चाहे वो हॉलीवुड की हों, बॉलीवुड के हों, उन स्टोरीज़ के अंदर एक बड़ा डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आप ये ज़रा पॉइंट गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए शायद मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग बहुत आसान हो जाए। ठीक है कि, और ये शायद मैं आपका ना जो फिल्म देखने का एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा रुइन इस तरह से हो जाए कि जब मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो यू विल बी स्टार्टिंग प्रेडिक्टिंग द मूवीज़ के इस वक्त क्या होगा, अगले 10 मिनट्स में क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो उस जो भी अभी स्टोरी बता रहा था अपना कि जब हम स्क्रीन प्ले उसका लिख रहे थे, तो उसके अंदर हमें आइडेंटिफाई हुआ कि वो स्ट्रक्चर है क्या। और यूजुअली भी इंडस्ट्री में जो स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, ठीक है, उसके अंदर भी जो राइटर्स हैं वो एक सर्टेन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है और उसका ताल्लुक ब्रांड स्टोरी टेलिंग से क्या है, लेट्स क्रैक दैट डाउन। अच्छा, कोई भी आप मूवी देख लें उठा के, कोई भी रैंडमली, ठीक है, उसमें आपको इवेंचुअली ये दो चीज़ें ज़रूर आएंगी कि द स्टोरी इज़ ऑलवेज अबाउट द सर्वाइवल। ठीक है, वो एक हीरो की सर्वाइवल की स्टोरी होती है, चाहे वो अपनी जान बचा रहा हो, चाहे वो किसी और की जान बचा रहा हो। ठीक है, ये तो हो गई फिजिकल सर्वाइवल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्वाइवल्स: फिजिकल, इमोशनल एंड फिलोसॉफिकल। समटाइम्स योर हीरो इज स्ट्रगलिंग अबाउट हिज फिजिकल सर्वाइवल, कि बस उसका जो अल्टीमेट एम है वो ये है कि किसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी बचा लें, राइट, या किसी की। लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज़ एन इमोशनल सर्वाइवल, अ मैटर ऑफ इमोशनल सर्वाइवल एज वेल, कि वो एक उसकी लेट्स से किसी और की वो अगर जान बचा रहा है, तो क्यों बचा रहा है? ऑब्वियसली उसका उसके साथ कोई एक अटैचमेंट होगी, राइट, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो फिजिकल सर्वाइवल लीड्स टू योर इमोशनल सर्वाइवल, एंड देन
comes the जो philosophical aspect of the survival. कि आपको किसी की जान क्यों बचानी है? अगर आप नहीं बचाएंगे तो क्या होगा? ये एक philosophical question है. और इसमें philosophy यही है कि किसी की जान बचाना हमेशा एक अच्छी बात समझी जाती है. It's a great cause. ठीक है ना? As a human being, you feel responsible to save somebody's life, right? So there is 3 aspects to the survival. और यही तीनों factors, physical, emotional and philosophical survival, अगर ये आप अपने customers को दे पाते हैं through your brand, then chances are कि आपका brand successful हो. ठीक है? Next please. Next slide. एक स्लाइड पीछे जाएंगे. Next. Okay. ये हमने बात कर ली थी कि मिस्टेक नंबर 2 कि in the process of conveying our objective or our brand's message, we overload our clients with so much information, with so much data, that we forget that we are putting a lot of cognitive load in their brain. और अगेन जो अभी हमने बात की कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत सारा आपका कंटेंट कंज्यूम कर सकें. वी आर ऑलरेडी बम्बार्डेड विद विजुअल्स, विद कंटेंट. मतलब आज की डेट में जितना कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है ऑनलाइन, शायद हिस्ट्री में कभी भी इतना नहीं हुआ. ठीक है? आप जब कोई एक सोशल मीडिया पोस्ट ऑनलाइन कोई पोस्ट करते हैं तो आपको लगता ही है कि सारी दुनिया बैठी हुई है आप ही का पोस्ट देखने के लिए, राइट? ऐसा नहीं है. वो कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल कर रहा होता है या पेजेस फ्लिप कर रहा होता है या वो ड्राइव कर रहा होता है तो कहीं से गुजर रहा होता है, तो वो सिर्फ आपका ऐड देखने के लिए नहीं बैठा हुआ, वहाँ पे 10 और किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं. तो आप इस गलत फहमी में या खुश फहमी में ना रहें कि आप जो एक पोस्ट बना रहे हैं वो ज़िंदगी और मौत का सवाल है. अगर उसमें से आपने कुछ गलत कर दिया तो शायद लोग आपको पता नहीं क्या रिस्पांस दे. ठीक है? लेकिन अगर आप ये 2 चीज़ें जो हम आगे एक स्ट्रक्चर देख के उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको जहन में रख के अगर आप अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करेंगे तो चांसेस आ कि आपके बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं. आप बेहतर तरीके से अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं. और ये वो पैरेलल है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक फिल्म की स्टोरी में और ब्रांड की स्टोरी में क्या चीज़ कॉमन है. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. ये आप अगर इसका एक पिक्चर लेना चाहें, ये ज़रूर एक दफ़ा ले लें. ठीक है? अब मैं आपको ये बता कि इवन हॉलीवुड में या बॉलीवुड में कहीं पे भी जब आप कोई एक स्क्रीन प्ले लिखते हैं, ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर मोस्टली ये होता है. कोई भी ब्लॉकबस्टर मूवी देखेंगे जो कि मैसेस के अंदर पॉपुलर है, उसका स्ट्रक्चर मोर और लेस कुछ इस तरह का होता है. ठीक है? उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? नंबर 1, देयर इज ऑलवेज अ कैरेक्टर जिसको हम प्रोटैगनिस्ट भी कहते हैं, जो आपका हीरो होता है, राइट? उस हीरो का हमेशा एक प्रॉब्लम होता है. आप एक जहन में साथ साथ कोई एक मूवी भी पैरेलल चला के देख लें कि अच्छा मेरे इस मूवी में जो मेरे जहन में है उसका जो लीड कैरेक्टर है वो ये है, whoever he is, right? Second, he has always a problem. Let's pick an example. मसला है कि मूवीज़ इतनी ज़्यादा हैं, मैं यहाँ पे कोई ऐसी मूवी पिक करके उसका एग्जाम्पल हम कोट करें जो सब ने देखी हुई हो. बाहुबली. यार मैंने नहीं देखी, वो भी नहीं देखी. गॉडफादर सबने देखी है. कबीर सिंह देखिए सबने. अच्छा चले, कबीर सिंह, राइट? So this guy is Kabir Singh and he has a problem. What is that problem?
कि मोहब्बत या उसका अल्कोहलिक होना, राइट? दोनों प्रॉब्लम हो सकती हैं, राइट? लेट्स से ही हैज टू प्रॉब्लम्स, करेक्ट? ओके, एंड दैट प्रॉब्लम इज blocking his way to whatever he wants to achieve. So basically, his problem is maybe he's alcoholic, right? But at the same time, he wants to achieve or marry that particular girl, right? अब ये एक फ्रिक्शन है कि ऐसा इजी नहीं है. अगर वो इजी हो तो फिर वो स्टोरी नहीं है, उसके अंदर हुक नहीं है, ठीक है ना, और चैलेंज नहीं है कैरेक्टर के लिए. तो वो प्रॉब्लम जितना बड़ा होगा, उसके स्टेक्स जितने हाई होंगे, उतना ही स्टोरी में ग्रिप होगा. तो अब जब उसको एक प्रॉब्लम फेस होती है तो हमेशा क्या होता है? योर हीरो मीट्स अ गाय विच यू कैन कॉल अ गाइड, अ मेंटोर, जो उसको बताता है कि यार तुम्हारी ज़िंदगी में ये जो मसला है ना, उसकी वजह ये है, ठीक है? अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी मूवी में कौन है वो गाइड जो उसको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता रहता. साथ उसका दोस्त भी हो सकता है, उसका बाप भी हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है, राइट? तो आपको वो मल्टीपल मेंटोर्स और गाइड हो सकते हैं. और कभी कभी वो एक बंदा हो सकता है. जैसे स्टार वॉर्स के अंदर लूक स्काई वॉकर है, ठीक है? उसको एक प्रॉब्लम है कि उसने डार्थ वेडर के बारे में जानना है या हीरो बनना है, व्हाटएवर. लेकिन उसको इवेंचुअली जो गाइड मिलता है वो कौन है? एनी स्टार वॉर फैंस? एनीवे, पॉइंट ये है कि हमेशा उस हीरो को एक कैरेक्टर, एक गाइड मिलता है जो कि उसको एक प्लान देता है कि यार अगर तुम ये प्लान फॉलो करोगे तो तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सबने ही देखी होगी, राइट? उसमें उसका मेंटोर कौन होता है? जब वो लड़की चली जाती है इंग्लैंड से तो वो डिसहार्ड हुआ होता है प्रॉब्लम, लेकिन उसका जो बाप है, बड़ा फनी सा कैरेक्टर है, वो उसको कहता है कि यार मैंने ये गलती की है कि तुम ये ना करो, गो whenever or whatever you want to achieve, just go for it. तो एक तरह से उसका बाप उसका मेंटोर होता है, राइट? तो वो उसको एक गाइड देता है, ठीक है? और जब वो हीरो उस गाइड को फॉलो करता है तो इवेंचुअली या तो वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, और उससे क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ऑब्जेक्टिव अपना अचीव कर लेते हैं तो उससे आपके जो शुरू में बंदा था वो बाय द एंड जब वो अपना गोल अचीव कर लेता तो वो उसको ट्रांसफॉर्म होना चाहिए. वो जिस तरह का इंसान पहले था अब वैसा नहीं होगा, वो एक बदला हुआ इंसान होगा. अगर वो सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता लेकिन बंदा वही रहता तो अगेन स्टोरी में हुक नहीं है. तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसकी सोच का बदलना ज़रूरी है. वो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत एक डिफरेंट पर्सनालिटी, एक इवॉल्व पर्सनालिटी का होना ज़रूरी है बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है? अब हाउ दिस रिलेट्स टू द स्टोरी ऑफ अ ब्रांड? कैन यू प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, बल्कि पीछे जाएं, गो बैक. आप इसी स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली उठा के अगर किसी भी ब्रांड के ऊपर अप्लाई करें, और वो ज़रूरी नहीं क्योंकि ब्रांड हो, वो कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस या आपका अपना पर्सनल, अगर आप सेल्फ ब्रांडिंग अपनी कर रहे हैं, आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, अपने ऊपर भी अप्लाई कर लें इसको, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी आसान होती है अपनी पूरी जो मार्केटिंग को डिफ़ाइन करने में. इस केस में होता क्या है कि यार पीछे जाएं स्लाइड. In case of a brand, replace this character with what? हाँ? किससे करेंगे? अगर ये हम एक स्टोरी नहीं बता रहे फिल्म की, बल्कि एक ब्रांड की स्टोरी बता रहे हैं और ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो ना ये समझ लें, जो बहुत सारे ब्रांड्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हीरो की जगह
वो अपने आप को प्लेस करते हैं. लेट्स से वो अगर कोई ड्रिंक सेल कर रहा है, एक ब्रांड है, और वो अपने आप को एज अ हीरो हर जगह दिखा रहा है कि वो बेस्ट ड्रिंक है, ठीक है, और वो कूल है, वो पॉपुलर है, उसकी जो सारा जो उसका नैरेटिव है वो उसके अपने अराउंड है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच. आपने करना क्या है कि इस कैरेक्टर की जगह, हीरो की जगह, इसको रिप्लेस किससे करना है? एंड यूज़र से, अपने कस्टमर से. वो आपका हीरो है. जब आप हीरो अपने कस्टमर को बनाते हैं तो स्टोरी फ्लिप हो जाती है. फिर आप देखेंगे कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, वो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है, राइट? कोई एसी बना रहा है ताकि आपका कमरा ठंडा रह सके, कोई आपको एक शू बना के दे रहा है. मतलब जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, वो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, राइट? किसका प्रॉब्लम? किसी भी एंड यूज़र का, ठीक है. तो इसका मतलब है कि यूज़र को हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस होती है. अगर आप सुबह से शाम तक का अपना एक डेली लाइफ का जो जर्नी है उसको देखेंगे तो यू इंटरेक्ट विद मे बी थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स, और हर ब्रांड आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है. तो वो ये हम हैं एंड यूज़र, और हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, और हर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोई ना कोई ब्रांड या कोई प्रोडक्ट है. लेकिन हमें पता कैसे चलेगा एज एंड यूज़र? मसला ये होता है ना कि यार कौन सा अच्छा ब्रांड है, कौन सा सूटेबल ब्रांड है जो कि मुझसे रेजोनेट करता है, जिससे मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है. आपकी लॉयल्टी होगी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ जो कि सेम सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन आप ए के बजाय हमेशा शायद बी के तरफ जाते हैं, राइट? आपने कभी सोचने की कोशिश की कि क्यों, वजह क्या है? क्या वो प्राइस है, क्या उसके स्टैटिक्स हैं, या कोई और कोई फैक्टर हो सकता है? डीप डाउन अगर आप उसको ज़रा देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगी कि यार देयर इज़ ऑलवेज एन इमोशनल फैक्टर टू इट. It's not always about the money, it's not always about the aesthetic of it, it's not always about the quality. There is some other thing which is very emotional. ठीक है? तो अगेन एंड यूज़र, उसका प्रॉब्लम, और वो गाइड कौन है जो कि आपको बता रहा है कि यार दैट इज़ हाउ यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम. दैट इज़ योर ब्रांड. योर ब्रांड इज़ दैट गाइड. और वो आपको एक फार्मूला बताता है, एक सोल्यूशन देता है, और जब हीरो आपका वो फार्मूला अडॉप्ट करता है तो इवेंचुअली उसके प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं, ठीक है. ये एक बड़ी जल्दी शायद आपको ये स्ट्रक्चर समझाया, लेकिन अगर आप इसी लेंस से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एप्पल सक्सेसफुल क्यों है. आपको एक मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ कि एप्पल ने जब स्टीव जॉब था कंपनी के अंदर, इन्होंने जब पहला कंप्यूटर बनाया था लीसा, तो बड़े खुश थे कि यार दिस इज़ अ वेरी यूनिक पर्सनल कंप्यूटर दैट इज़ गोइंग टू चेंज द लाइफ ऑफ मैसेस. तो उसका एक लंबा चौड़ा ऐड उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर दिया, जिसके अंदर कंप्यूटर के स्पेक्स लिखे हुए थे, ना ख़त्म होने वाले स्पेक्स, ठीक है. इसकी जो मशीन के क्या कहते हैं स्पेक्स लिखे हुए थे, उसके हार्ड ड्राइव से लेकर उसकी मेमोरी, ये सारी चीज़ें. लेकिन वो लोग उसको समझ नहीं पा सके, क्योंकि आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप इतना टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हर बंदा शायद उस लेवल पे इतना टेकी है कि वो उसको समझ सकें. जस्ट रिमेंबर कि जो जिन भी लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, उस मैसेज को आप जितना सिंपल रखेंगे, नॉन टेकी रखेंगे, उतना ही बेहतर है. इवन इफ़ योर टारगेट ऑडियंस इज़ वेरी educated and very techy, ठीक है, still don't talk to them in a technical language. Keep your language very basic that connects you on an emotional level, ठीक है. अच्छा, स्टीव जॉब ने किया क्या? जब स्टीव जॉब को निकाला गया और वो पिक्सार गया कुछ अरसे के लिए, तो पिक्सार में उसने देखा कि यार यहाँ पे तो वर्क स्टाइल ही डिफरेंट है. लोग शॉर्ट्स में फिर रहे हैं, कलरफुल ड्रेसेस पहने हुए हैं, और हर वक्त लोग ड्राइंग कर रहे हैं, कलर्स, और ये स्टोरी टेलिंग हो रही है.
तो वो जो उसका एक्सपीरियंस था वहाँ पे कुछ साल, जब वो वापस आया एप्पल में, तो उसने एक बड़ी क्लियर बात सबको बताई एज अ सीईओ कि दो वी आर अ टेक कंपनी बट वी विल पोर्ट्रे आवरसेल्फ एज अ डिज़ाइन लेड कंपनी। बैकएंड पे हम एक टेक कंपनी रहेंगे, लेकिन हमारा जो इमेज है उसमें डिज़ाइन हमेशा फोर फ्रंट पे होगा। उसके बाद जो उन्होंने अपना ऐड दिया था, उसका मैसेज बहुत सिंपल था, थिंक डिफरेंट, दैट्स इट। और उसमें एक रेवोल्यूशनरी एक वो कैरेक्टर है, शायद वो अगर आपने देखा वो ऐड, इट्स वेरी सिंपल। और उसने आपको ये बताया कि यार एप्पल इज़ अबाउट लाइफ स्टाइल, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट दी सुपर हाई फाई गैजेट, बट इट इज़ अबाउट अ वेरी सिंपल gadget that can help you do things in your life. Either it is taking pictures, making phone calls, और बहुत सारे ऐसे काम जो कि आप रिलाई करते हैं बहुत सारे अदर डिवाइसेस के ऊपर। तो वो सब कुछ सम अप करके एक सिंपल से प्रोडक्ट में आपको दे रहा है। तो इस अबाउट द लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो वहाँ से एप्पल की स्टोरी चेंज हुई है और आप देख रहे हैं कि एप्पल आज कहाँ है। इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि शायद स्पेक्स वाइज एक दूसरे से बहुत क्लोज हो कंपैरिजन में, लेकिन एक ब्रांड ऊपर क्यों चढ़ता है? क्योंकि उसका जो नैरेटिव है, उसकी जो स्टोरी टेलिंग है, वो इतनी यूनिक है, इतनी सिंपल है, जो फ़ौरन कनेक्ट कर पाती है, राइट। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एडवांटेज लेता हूँ। अरमगान हसन हमारे साथ हैं, ही इज़ अ फिल्म डायरेक्टर, DOP, स्क्रीन प्ले राइटर, and a very good old friend. It's so nice of him that he accepted my offer to come on stage and whatever I've been telling you, because he has been doing or making films and ads. I thought कि ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये उसको शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको कन्वे कर सकें कि प्रैक्टिकली ये जो हम बात कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग की, ये कितना इफ़ेक्टिव है। Ramagan, please come on stage. Assalamualaikum. Thank you, Jay. Acha, it was a good session, Jay. So mostly मैं शायद इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा explain करूँ, but I would like rather to go towards the deeper insights of the same thing. मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूँ. My name is Armaghan Hassan, associated with ID Creations. We have a company जो narrative based commercials जो हमने शुरू किए 2013 में, starting with Kenwood, which is still our client. So if you remember, Kenwood के बहुत से commercials काफ़ी viral रहे हैं, जिसमें नवाजुद्दीन वगैरह के साथ भी एक दो campaigns थी. So what happened after 2013 is Pakistan market eventually started changing, और आज आप देखते हैं कि शायद हर brand narrative based, you know, मियाँ बीवी की story लाओ, कुछ ये करो, वो चीज़ें कोशिश कर रहा होता है. So उसका भी ज़्यादा difference वही है जो अभी जाफ़र भी explain कर रहे थे. मैं आपको कुछ क्विकली कमर्शियल्स बता देता हूँ जिससे आप रिलेट कर सकें. इफ़ यू रिमेंबर, कनौर का एक ऐड चल रहा है, एक टॉकिंग कैट का, जो एक बिल्ली है जो बातें कर रही है. सो दैट वाज वन ऑफ आवर कैंपेन्स. किंग टॉक्स का एक था दिमाग के कीड़े वाला ऐड, वो बड़ा हिलेरियसली वो हुआ था. कैनवुड है, अमरीली स्टील्स है. सम एग्जांपल्स. मैं बीच बीच में अपने नोट्स देखता रहूँगा, प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज बहुत कम नोट इसके ऊपर मुझे जे ने बताया था. सो मैं आपको एक चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ उसका थोड़ा सा बता देता हूँ. देयर वाज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट कॉल्ड सर कैन रॉबिन्सन. उसका क्या ताल्लुक़ है यहाँ से, वो डायरेक्टली तो मैं शायद इतना एक्सप्लेन नहीं करूँ, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि when he talks about education, so he said, okay, let's come down to the basics if we want to understand something, and that's what we're going to do with all this. So he said, अगर आपने एजुकेशन को समझना है कि वो क्या है, अगर उसका हल करना है, तो उसने कहा सबसे पहले करते हैं जो इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें ना वो निकालते जाते हैं ताकि आपको समझ आना शुरू हो. फॉर एग्जांपल, स्कूल के लिए क्या ज़रूरी है बहुत बड़ी बिल्डिंग हो? ज़रूरी नहीं है, लेट्स टेक इट आउट. क्या ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म हो? नहीं यार, ज़रूरी नहीं है, निकाल दो. तो चीज़ें निकालते जाओ, यू नो, टू कम डाउन टू द बेसिक्स. सो एट द एंड यू रीच वन पर्सन हु इज़ विलिंग to teach and one person who is willing to learn. That is education.
So that is where you start from. So when we talk about all this storytelling and structures, तो उसमें हम जब इसको बेसिक्स में तोड़ेंगे तो शायद हमें ज़्यादा समझ आ सके. कुछ चीज़ें जे ने ऑलरेडी बताई जो मैं चाहूँगा सिर्फ बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ. जैसे जे ने भी कहा कि स्टोरीज आर नॉट अबाउट द प्रोडक्ट. बेसिकली बात वही. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेलिंग दिस काउच, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दिस काउच. This is not my hero. I'm going to talk about the person who's going to sit on this. You know, Nike never sell their shoes. They sell you the people who wear those shoes. That is branding. That is advertising. That is where they get you. ठीक है. एक दो examples हैं बड़ी मज़े की और. If you आप इंटरनेट नहीं चल रहा वरना मैं दिखा सकता आप लोगों को यहाँ पे. Amazon के कुछ बड़े आला एड्स होते हैं इंडिया में जो बनाए जाते हैं, बिकॉज इंडिया हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ नैरेटिव बेस्ड कमर्शियल्स. सो उसमें एक रक्षाबंधन का इनका ऐड था, बड़ा प्यारा सा. वो दिखाते एक बाबा है कोई 60-70 साल का, वो पैकिंग कर रहा है बड़ी जल्दी में. उसका बेटा बैठा हुआ है वो सोफे पे, उधर तंग आ रहा है कि अब्बा क्या कर रहे हैं आप, इतनी एज है, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा. अब्बा अपनी दवाइयाँ ढूंढ रहा है, पैकिंग कर रहा है. अब वो जा रहा है अपनी बेगम के पास, उसे कोई चीज़ें लेके देनी है उसने राखी के लिए, ठीक है ना, रक्षाबंधन का सिस्टम चल रहा है. ये उसको कहता है कि अब आप क्यों जा रहे हो यार, क्या करना है वहाँ जाके. फ़ोन दिखाता है, ये देखो ये अमेज़ॉन है ना, ये साड़ी, ये फलाना, ये चीज़, ये भेज देते हैं, आराम से बैठेंगे, यहाँ से जो सिलेक्ट करेंगे घर पहुँच जाएगा. चाचा उसको 2 मिनट देखता है उसका अब्बा, और उसको कहता है यार तेरी जो बुआ है ना, वो जब हंसती है ना उसके इधर टोए पड़ते हैं, टोए, वो बड़े प्यारे लगते हैं मुझे. तो गिफ्ट तो उसको मिल जाएगा पर वो टोए तो नहीं देख सकूंगा मैं. वहाँ पे इनकी ब्रांड लाइन आती है कि आपका तोहफा तो हम पहुँचा देंगे, प्यार तो आपको खुद ही पहुँचाना पड़ेगा. दे नेगेटेड देयर ब्रांड. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कमर्शियल्स. इन्होंने अपना ब्रांड नेगेट किया वहाँ. सो दे टेल कि यार हमारा काम ये है, हम गिफ्ट पहुँचा देंगे, प्यार आपने पहुँचाना है. प्यार बड़ा किया, अपना ब्रांड छोटा किया, आपको पकड़ लिया उन्होंने. क्यों? बिकॉज उन्होंने आपके ट्रूथ की बात की. सो एडवर्टाइजिंग, द ट्रू एडवर्टाइजिंग ऑलवेज वर्क्स व्हेन इट्स अबाउट एन इनसाइट. ठीक है. एयरटेल के कुछ कमर्शियल्स थे, जिनका एक कमर्शियल मुझे याद है, बहुत पुराना था, जिसमें ए आर रहमान ने म्यूज़िक दिया हुआ है, जिसमें कोई डायलॉग नहीं है, बहुत सिंपल शूट हुआ हुआ है. एक बॉर्डर दिखाई हुई है जिस पे जंगला लगा हुआ है, और एक तरफ एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है अकेला. वो किक मारता है, वो बॉर्डर के दूसरी तरफ चली जाती है. अब दूसरी तरफ एक बच्चा बैठा हुआ है, ये वो देख रहा है. ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ये दोनों खड़े होकर देखते रहते हैं. उसके बाद वो दूसरा बच्चा फुटबॉल उठाता है, उसके पास आता है, वो दोनों खड़े हैं, बीच में बॉर्डर है, आमने सामने खड़े हुए हैं, एक दूसरे को देखते हैं. ज़रा सा आगे चलते हैं, वो ज़रा सी एक जगह से फेंस टूटी हुई होती है, वहाँ से बच्चा दूसरी तरफ जाता है, दोनों फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं. तो इनकी लाइन जो बेसिकली थी वो ये थी कि एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड इफ़ वी कैन जस्ट टॉक अबाउट इट. ब्यूटिफुल कैंपेन टॉकिंग अबाउट अ वेरी आपकी ह्यूमन नेचर पे बात कर रहे हैं. ब्रांड क्या है? कम्युनिकेशंस. सो दैट इज़ हाउ यू कनेक्ट. ठीक है. अगर आपको शायद एक कैंपेन और याद हो, वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन्स इज मास्टर कार्ड की कैंपेन थी, व्हेन दे सेड देयर आर फ्यू थिंग्स मनी कांट बाय, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टर कार्ड. सो ना उसके पूरे ऐड में वो हमेशा कोई ऐसी चीज़ बताते थे जिनका ना उसके ब्रांड से कोई ताल्लुक था, ना उनका ब्रांड वहाँ कुछ कर सकता था. अगेन ये वही नेगेटिंग वाली चीज़ है. सो दे टॉक्ड अबाउट वी कांट बाय दिस, वी कांट बाय यू अ स्माइल, वी कांट बाय यू लव. सो वो चीज़ दिखाते थे और फिर कहते थे देयर आर फ्यू थिंग्स यू कांट वी कांट बाय, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टर कार्ड. सो अगेन उन्होंने आपकी एक खूबसूरत इंसाइट पकड़ी, उसके ऊपर बात की और उसके बाद कनेक्ट कर दिया अपने ब्रांड से. फेसबुक का एक कमर्शियल था बहुत मशहूर पिछले दिनों, विच वॉज अबाउट, जो स्टार्ट होता है चेयर्स से. दे टॉक अबाउट चेयर्स, कि चेयर्स ये करती हैं, लोग बैठते हैं, फलाने करते हैं, कोई बच्चा खेल रहा है, बड़े प्यारे विजुअल थे, हर तरह की चीज़ चल रही है. फिर ब्रिजेस पे आ जाते हैं, ब्रिजेस ये करते हैं, फलाना करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट एरियाज दे टैग. आखिर में पहुँचते हैं यूनिवर्स पे, एंड दिस इज यूनिवर्स, इट्स वास्ट एंड इट्स मेक्स अस वंडर वेदर वी आर अलोन. सो मे बी वी डू और मेक ऑल दीज थिंग्स because we want to tell ourselves that we are not Facebook. ठीक है. तो उन्होंने कनेक्ट कर दिया आपकी इस ख्वाहिश को जो हमें बॉन्ड करती है, जो हमें जोड़ती है, इस चीज़ को अपने ब्रांड से कनेक्ट कर दिया. सो
जो इसमें देखने वाली चीज़ें शायद ज़रूरी अंडरस्टैंड करने की, वो एक ये भी है कि अगर आप एक बहुत से एड्स, पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग इस वक्त एक बड़े, क्योंकि हम लोग नैरेटिव और थॉट बेस्ड लोग नहीं रहे बहुत अरसे से, तो हम लोग बाज़ औक़ात बहुत खूबसूरत कहानियाँ बना लेते हैं, उसके बाद उसको ब्रांड से जोड़ नहीं पाते। वहाँ पे वो एक अच्छी सी कहानी तो बन जाती है, बट बात वही है कि फिल्म और एडवर्टाइजिंग में डिफरेंस क्या है। बिकॉज इफ़ यू कांट कनेक्ट योर ब्रांड विद दैट ब्यूटीफुल थॉट, पीपल विल एंजॉय द थॉट, दे विल फॉरगेट योर प्रोडक्ट। सो कमर्शियल का मकसद हासिल नहीं होगा। सो सिंस वी टॉकिंग अबाउट नैरेटिव इन एडवर्टाइजिंग, सो आपको एंड में अपने ब्रांड से एक नेचुरल कनेक्ट बनाना है। सो यू नीड टू नो योर ब्रांड, कि आपका ब्रांड क्या है। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको जो बताना चाहूँगा, बिकॉज मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा इसे, इज़ अबाउट स्टोरी। I've been teaching in a lot of institutes, and I've been, जैसे उन्होंने mention किया, I started in 96, 97 being an editor, then I became a DP. So I have a very technical background. ठीक है, मैं बहुत technical आदमी था. So whenever I enter any classroom, so students बड़े excited होते हैं कि यार कैमरा निकलेगा, edit पे बैठेंगे, machine में ये करेंगे, फलाना करेंगे. और मैं उन्हें सबसे पहले कहता हूँ यार ये मशीन साइड पे रख दो, बिकॉज आई लर्नड इन माई एक्सपीरियंस विद दोज मशीन्स फॉर इन डेकेड्स. ठीक है, इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन प्रॉब्ली 25 years वर्किंग विद ऑल दीज टेक्निक्स. जो मेरी लर्निंग है विच आई वांट टू शेयर एंड इन एनी काइंड ऑफ स्टोरी इज़, बिल्कुल ये चीज़ें ज़रूरी हैं टू अंडरस्टैंड, दैट्स द पॉइंट. बट अगैन क्योंकि हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ कि आता कहाँ से है सब कुछ. Everybody who has a brush is not a painter. Everybody who has a camera or who knows how to click is not a photographer. And everybody who know how to use a pen is not a writer. तो ये कैसे हो रहा है? आखिर पिकासो एक लाइन लगाता है और आपको वो बहुत कमाल चीज़ लगती है, लेकिन कोई और जो चीज़ करता है वो कुछ और लगता है. तो उसकी क्या रीज़न है? उसकी मेन रीज़न यही है कि आप के लिए टेक्निक या टूल जो है वो सब कुछ नहीं है. सो व्हाट यू नीड टू थिंक और व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू राइटिंग अ स्टोरी इज, यू डोंट नीड टू लर्न टेक्निक टू बी अ स्टोरी टेलर. टू बी अ स्टोरी टेलर यू नीड टू लिव. दुनिया के जो सबसे माने जाने डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग आपको फिल्म स्कूल्स के नहीं मिलेंगे. किसी ने को ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुआ, कोई लोग बेचारे FA BA करके बैठे हुए हैं, लेकिन देर मास्टर स्टोरी टेलर्स. सो नॉट एवरी वन हु कम्स फ्रॉम ए ग्रेट फिल्म स्कूल इज़ अ फिल्म मेकर. सो अगर आप एक स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग का हो, चाहे वो फिल्म और नैरेटिव स्ट्रक्चर का हो, आपको ज़िंदगी गुजारनी है. वो बनाती है आपको स्टोरी टेलर. आपको कॉलेज नहीं बनाता, आपको कैमरा स्टोरी टेलर नहीं बनाएगा. एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या है? आप नई जनरेशन के लोग हैं, क्या महीना लगेगा आपको सॉफ्टवेयर सीख लेंगे? 2 महीने लगेंगे, तस्वीर उतारना सीख लेंगे. तो फिर क्या डिफरेंस होगा एक अच्छे फिल्म मेकर में और किसी भी आदमी में जो वो चीज़ ख़रीद सकता है? सो इट्स ऑलवेज द थॉट, इट्स ऑलवेज व्हाट यू नो. हम लोग जो है ना, जैसे लास्ट बात करूँगा प्लीज़. जे को मैं जानता हूँ शायद 95 से, वी वर टुगेदर इन NCA. सो क्या है जो आप लोग हमें नहीं जानते, ना आप मुझे जानते, ना जे को जानते हैं. आई नो जे वेरी वेल. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? देयर आर अदर पीपल इन योर लाइफ्स, आप जानते हैं उन्हें, मैं नहीं जानता. आपके उनसे गहरे ताल्लुक हैं, कोई दोस्त होगा, कोई फैमिली होगी, कोई क्लास फेलोज होंगे. व्हाट ब्रिंग्स अस टुगेदर? देयर आर सो मेनी स्टोरीज बिटवीन मी एंड जे दैट आई रिमेंबर ना, एक्सपीरियंस. सो बहुत सी कहानियाँ जिसमें हम दोनों कैरेक्टर्स थे, वी रिमेंबर दैट. स्टोरीज मेक अस हु वी आर. चाहे आप स्टोरी टेलर हो या ना हो, ये तो उसको डिस्कवर करने की बात है. तो यू आर ऑलरेडी स्टोरी टेलर्स, यू हैव सो मेनी स्टोरीज. हर बंदा एक कहानी है ना, मैं भी हूँ, ये भी हैं, यहाँ जो बाहर अभी हो रहा था वो भी कहानी है. सो कहानी को समझने के लिए अपनी ज़िंदगी को समझ लें. स्टोरी टेलर आप बन जाएंगे, किताबें पढ़ें, अच्छी फिल्में देखें, आपको समझ आ जाएगा कैसे होता है. लेकिन सिर्फ टेक्निक से आप कभी स्टोरी टेलर नहीं बनेंगे. फोटोग्राफर बनना है ना, कैमरा सीखना ज़रूरी नहीं है, वो आ जाएगा. ख़रीद लें, आ जाएगा यार, खींचते रहोगे. थॉट लानी है ना, ज़िंदगी गुजारनी है, बात क्या करनी है. आखिरी बात, सॉरी, जब मैं 2015 में
1999 में व्हेन आई केम आउट ऑफ NCA, मैं क्योंकि काम कर रहा था उस वक्त पहले से, मैं डायरेक्टली मार्केट में लग गया, ड्रामे बनाना शुरू हो गया. बंदा ड्रामे बना रहा है, रोज़ नाम चल रहा है एज डायरेक्टर. मुझे बहुत टेंशन होती थी कि यार कुछ मिसिंग है, समझ नहीं आ रही है, अपना नाम ये क्रेडिट अपने लिए समझ नहीं आ रहा. सो आई लेफ्ट द मार्केट, आई वेंट इनटू स्टडीज़ अगैन, आई वेंट इनटू डॉक्यूमेंट्रीज फॉर. 2015 में मैं DP भी बन गया, एडिटर भी बन गया. मैंने कहा यार अब सही है, अब चलते हैं, अब लिखते हैं, अब फिल्म बनाएंगे. तो फिर मैं सब अपने तुर्रम खाने में आके बैठा कि भाई पेपर निकालो, बनाते हैं कोई कमाल फिल्म. और जब पेपर पे लिखना शुरू किया तो ब्लैंक हो गया कि यार मुझे पता है काटते कैसे हैं, मुझे पता है शूट कैसे करते हैं, करना क्या है वो मेरे टूल ने मुझे नहीं सिखाया था. तो फिर दोबारा वापस जाना पड़ा लोगों में, इंसानों में, ज़िंदगी में, कि कुछ कहने को बात तो हो यार. DP तो मिल जाएगा, एडिटर तो मिल जाएगा, बात क्या कहनी है, यू नो. तो ये जो ख्याल है ना और थॉट है, उसमें है स्टोरी टेलिंग. जिस दिन आप में वो आ जाएगी, कैमरा, DP, एडिटिंग, इफ़ेक्ट्स ये टाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना. ये सारी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी साथ साथ. सो अगर आप एक कॉन्शियस ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो फिल्म हो. सो दैट्स अबाउट इट. Jeff, thank you very much. Thank you, Armaghan. Just to summarize, that formulas are just to make your life easier. But again, formulas are not sufficient at the end of the day. किसी भी उसको कहते हैं ना कि to break the rules, you need to understand the rules. जब आप rules को एक दफ़ा समझेंगे और बार बार उसको कुछ रिपीट करेंगे तो आपको मास्टरी आएगी कि अच्छा मैंने रूल्स को तोड़ना कैसे है. टेरेंटिनो अगर रूल्स ब्रेक करता है कैमरे के, वो इसलिए करता है कि उसने कर करके सारे रूल्स, उसको पता है कि उन रूल्स का कहाँ पे एप्लीकेशन है, ठीक है. तो ये जो फार्मूलाज अभी हम आपको दिखा रहे थे एक स्ट्रक्चर का, ये सिर्फ इसलिए है कि जैसे अरमगान ने कहा कि स्टोरीज हमेशा आपके सराउंडिंग में होती हैं, थाट्स होती हैं, उसको फार्मूलेट कैसे करना है, उसको स्ट्रक्चर कैसे देना. जब आप उसको स्ट्रक्चर में, ब्लॉक्स में डालना शुरू कर देते हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाती है, जिससे जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि जो नॉइज़ है ना, वो नॉइज़ क्लियर हो जाता है और फोकस में चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं. सो दैट्स आई मीन फ्यू ऑफ आवर थॉट्स दैट वी शेयर विद यू. आई होप कि आपने थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है ना. नहीं सीखा तो माय अपॉलॉजीज़, हमारी शॉर्टकमिंग हो सकती है, बट अगर थोड़ा भी आप लोगों ने कुछ सीखा हो तो वी आर ग्लैड टू नो दैट. एंड अगेन दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. किसी भी चीज़ को फर्दर 60 मिनट्स काफ़ी नहीं होता किसी भी चीज़ को समझने के लिए. तो हम आपको सिर्फ एक वो गाइडेंस दे सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो एन अप्रोच. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डिग फर्दर, तो आपको और चीज़ें नज़र आएंगी. ठीक, थैंक यू वेरी मच.